अरे माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। ये मेरा ही सॉन्ग था। रात माता का मुझे ईमेल आया। घोड़े पे एक क्या छैला बका नौजवान बैठा हुआ था और वो गुरदास मान साहब। कुछ सजन ते यारी नू एहसान समझ के लोंदे ने, की नहीं किता तेरे लिए ये सारी उम्र गिनोंदे ने। इश्क स्कूलों कच्ची पहली कोई कोई कर दे पास, टिम टिमोंदे तारिया दुखा दे हमारे साडे वांगू तू क्यों है उदास। एक गल का हार दिए हो, एक गल का हार दिए, मैं छत पे आ जाऊंगी, मैं छत पे आ जाऊंगी, तू बस घंटी मार दिए। नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में एक ऐसी शख्सियत है जिनकी कलाकारी के साथ साथ राजनीति में भी अच्छी पकड़ है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ गजेंद्र फोगाट की, जो कि एक कलाकार है, सिंगर है, राइटर है और इसी के साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी के हरियाणा सरकार में ओएसडी भी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, नमस्ते नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और लिविंग इंडिया के सारे दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सर, बहुत सी कंट्रोवर्सीज भी आप पे हुई है। आप बहुत अच्छे आपने गाने भी गाए हैं, भक्ति में आपने बहुत से जो है गाने गाए हैं। आज बहुत से सवाल रहेंगे इस पॉडकास्ट में, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करूंगी आपके बचपन से जी। और शुरुआत कैसे हुई थी, अपने बारे में अपना परिचय आप थोड़ा दीजिए दर्शकों को, ताकि जितना मुझे पता था मैंने बता दिया, लेकिन आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं बचपन में मलिकपुर एक गांव है, रोहतक जिले का छोटा सा गांव है, सुदूर में है। अब वो झज्जर जिले में आ गया है। तो वहाँ पे पैदा हुआ गांव में, और जब मैं कुछ महीने का ही था तो मेरे पिताजी जूनियर इंजीनियर थे टोहाना में। टोहाना पंजाब की सीमा पे बसा हुआ एक कस्बा है। अब वो फतेहाबाद जिले में आ गया, पहले वो हिसार जिले का पार्ट था। तो जिले बढ़ते चले गए तो वो पार्ट्स भी चेंज होते चले गए। मेरी जितना भी लालन पालन और प्रारंभिक जो शिक्षा हुई है 7वीं कक्षा तक, तो वो मेरी टोहाना में ही हुई है। तो एक पंजाब के कल्चर में मैं पला बड़ा हूँ। तो आई एम हाफ पंजाबी एंड हाफ हरियाणवी, क्योंकि बचपन और शुरू की 7वीं तक की शिक्षा मैंने वहीं ग्रहण की। तो गुरुमुखी भी पढ़ी मैंने, और उसके बाद फिर मैं सोनीपत आ गया, जहाँ से मेरे खेल कैरियर की शुरुआत होती है। मैं वहाँ पे खेला और मैंने वहीं रहते हुए ग्रेजुएशन तक सोनीपत में बास्केटबॉल में ऑल इंडिया जो नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय पदक प्राप्त किया, मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। उसके बाद से मैं रोहतक में सेटल है। इसी के साथ देखिए, मेरा अगला सवाल आपसे है। हम आपकी लाइफ के ना, जैसे एक बुक के हम पन्ने पलटते हैं, हम वैसे बात करेंगे जी। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी शुरुआत कैसे, आपने क्या सोचा था कि आपको बनना क्या है? क्योंकि एक बच्चा बड़ा होता है तो बहुत से सपने होते हैं। कई बार स्कूल में भी हमसे पूछ लिया जाता है कि आपको क्या बनना है, आपको बनना क्या था? मैं बड़ा एक्सीडेंटल कैरियर मेरा रहा है, और मैं जो भी बना हूँ मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मेरा प्रयास कुछ खास है नहीं, मुझे परमात्मा ने ही बना दिया। जब मैं 10th में था तो मेरे फादर कहते थे कि तू डी फार्मेसी करेगा, अच्छा तो अच्छे अंक लियो। तो मैंने कोशिश की, अच्छे अंक नहीं आए। इवन मैथ में तो कंपार्टमेंट आ गई। तो डी फार्मेसी कहाँ से करते साहब? तो फादर साहब बोले, यार तूने मेरा सपना तोड़ दिया, डी फार्मेसी करके अच्छी दुकान खोलता, दवाइयों की ठीक ठाक पैसे ही कमाई होती। तो डी फार्मेसी छोड़, एक काम कर, इससे बेटर कर, MBBS करियो। तो 11th में मेडिकल साइड ले ली साहब। 11th 12th की मैंने मेडिकल साइड से, वहाँ पे केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गया। तो डॉक्टर बनने का सपना भी अधूरा रह गया। पढ़ाई में अच्छे नहीं थे तो मैं मीडियोकर स्टूडेंट रहा हूँ, बट मुझे ये मिथ था कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, जबकि पढ़ाई मेरे लिए बनी नहीं थी। ये मिथ मैंने तोड़ा मास्टर डिग्री में आने के बाद। आई गॉट गोल्ड मेडल इन मास्टर डिग्री फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन इन MD यूनिवर्सिटी। मैंने टॉप किया, और मुझे तब पता लगा कि पढ़ाई तो बहुत आसान है, बट पढ़ाई के अलावा जो चीज़ है वो बहुत मुश्किल है। जैसे आप पत्रकारिता कर रहे हो, एंकर कर रहे हो, ये मुश्किल काम है।
सच्चे ही मुश्किल। हाँ, देखिए पढ़ के कोई भी एग्जाम पास करना या प्रोफेसर बनना ये तो सब कर सकते हैं। एंकर सब नहीं बन सकते, कैमरामैन एडिटर सब नहीं बन सकते, गायक सब नहीं बन सकते, वाद्य यंत्र बजाने वाले सब नहीं बन सकते। वो एक टैलेंट है। मेरा ये मानना है सर कि कुछ जेनेटिक भी होता है, जी, हमारे जीन्स भी होते हैं जो जी। हमारे मदर फादर से या बिल्कुल। पिछली पीढ़ी से आए होते हैं। सच्चाई। आपने कहा आप मीडियोकर थे, आप ज्यादा पढ़ाई में अच्छे नहीं बिल्कुल। थे, लेकिन आप एक कलाकार भी बने। जी, कलाकार बने तो जेनेटिक हो सकता है। आपके पूर्वजों में, आपके मदर फादर में कौन है जिनमें ये क्वालिटी हो, आपको लगता है कि उनसे आप में ये कला आई हो? देखिए पूरे खानदान में कोई कलाकार तो रहा नहीं। मेरा हाँ, इतना जरूर था कि मेरे पिताजी सुरीले बहुत थे, लेकिन उन्होंने कभी मंच पे नहीं गाया, कभी महफिल में नहीं गाया। बस वो घर पे कोई गाना चल रहा तो उसके साथ गुनगुना लेते थे। पर तब मुझे आई केम टू नो कि माय फादर इज अ गुड सिंगर, ही कैन बी। लेकिन वो इस फील्ड से नफरत करते थे, उन्हें पसंद नहीं थी, तो वो नहीं बने। बट जेनेटिकली मेरे खानदान में कोई सिंगर नहीं रहा, कोई सिंगर नहीं थे, कोई नहीं। हाँ, मैं बचपन से ही गाता था। तब भी आपके फादर से आप में क्वालिटीज आई हैं। हो सकता है। मुझे यही लगता है कि सिंगर कोई बनता नहीं है, सिंगर तो पैदा होता है। हम्म, तो मैं भी पैदा ही हुआ। वो चाहे जेनेटिकली मेरे फादर से आया, या हो सकता है कि पूर्व जन्म में मैं सिंगर रहा हूँ। आप मुझे ऐसा स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छे हैं। मैंने, हाँ, नेशनल मेडल लिया मैंने बास्केटबॉल में, और मैंने 12-15 साल बास्केटबॉल खेला। एक ही गेम में एंटर किया मैंने, और 1990 में मैंने 1991 में मैंने पहला स्टेट मेडल लिया था सिरसा में। और उसके बाद से फिर अनवरत यात्रा जारी रही, और 1997 में आई गोट नेशनल मेडल। नेशनल मेडल। जी, तो मतलब आपने खेल जगत में भी अच्छा खासा परचम लहराया है। मेहनत की है साहब, परचम तो कहाँ ले रहा है। मेहनत, चलिए मेहनत की है तभी आप आगे बढ़े हैं। अच्छा, आप सिंगिंग में कैसे आए? ये था कि मेरे फादर साहब बहुत शौकीन थे गाने सुनने के, तो तरह तरह की कैसेट लेके आते थे, टेप रिकॉर्डर में चलाते थे। बचपन से ही? बचपन से ही तो सुनते थे, रागनियाँ, हरियाणवी फोक गीत, पंजाबी सॉन्ग्स। तो बड़ा शौक था मेरे पापा को। उनके सहारे मेरे कान में भी गिरता चला गया चीजें, और शौक तो मुझे भी लग गया सुनने का। बट गाने के लिए मंच तो था नहीं। लेकिन +2 में मैंने अपना स्कूल चेंज कर लिया। शंभूदयाल मॉडर्न हाई स्कूल सोनीपत से मैं सीआरए कॉलेज में आ गया किसी कारणवश। स्कूल का मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैंने कहा मैं तो कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मेरे सारे दोस्त कॉलेज में थे। अच्छा। और उन दिनों कॉलेज में 11th-12th होती थी, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ पे मैंने भी एक इंस्ट्रूमेंट घड़वा बोलते हैं उस पर हाथ मारे, तो उन्होंने कहा कि नहीं तेरे से होगा नहीं। बट मैंने पहले ही अटेम्प्ट में उसे बजा लिया था, क्योंकि मैं बचपन में मंदिर में ढोलक बजाता था। मेरी मदर के साथ जाता था, तो वहाँ ढोलक रखी होती थी, तो वो मैं बजाता था। तो मेरी मदर चम्मच मारती थी उस पर। अब ये हिडन टैलेंट था जो मेरी मदर ने किसी को नहीं बताया हुआ था, ना मैंने किसी को बताया हुआ था, क्योंकि मैं जाट फैमिली से हूँ, और वहाँ पे गाना बजाना बुरा माना जाता है। सो हमने बताया तो था नहीं। मेरी मदर ने एक ढोलक भी खरीद के मेरे को दी हुई थी बचपन में, वो छुपा देते थे हम जब पापा आते थे। तो उसी का परिणाम हुआ कि अब मैं 12-15 इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने वो इंस्ट्रूमेंट बजा लिया। उन्होंने कहा अरे तो बजा सकता है। हाँ, मैंने कहा बजा सकते हैं, पर अपन बजाएंगे नहीं। तो 12th ऐसे ही निकाल दी। फर्स्ट ईयर में मैंने ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट किया। आई स्टूड बेस्ट एक्टर ऑफ माय कॉलेज, एंड यात्रा चल पड़ी। एक्टिंग भी, सिंगिंग भी? हाँ, मैंने थिएटर किया। स्टार्टिंग मेरी थिएटर से ही थी। थिएटर में ही मेरे सिंगिंग टैलेंट को हवा मिली, और 1 साल के अंदर अंदर मैं मंचों पे गाने भी लग गया। कितने गाने लगभग आपने गाए हैं? 1000+ गाए। और कितने साल हो गए आपको इसमें? 32 साल। 32 साल जी, का एक्सपीरियंस जी, है। जी। तो काफी गाने, ज्यादा गाने आपने भक्ति में गाए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ज्यादा गाने प्रोफेशनल गाए, भक्ति में तो बहुत थोड़े गाने गाए, लेकिन थोड़े गाने भक्ति में जितने भी गाए हैं वो ज्यादा हिट हुए। वो ज्यादा हिट हो? वो ज्यादा हिट हुए। बम लहरी मेरा इस साल वो तो मैंने सुना। पूरे, अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, वहाँ पे बम लहरी सबसे ज्यादा प्ले होने वाला सॉन्ग है, क्योंकि वो 45 मिनट का है। कैसा लगता है जब आप गाने सुनते हो अपने? लोग, मैं अपने गाने तो सुनता नहीं। लोगों के मुंह से तारीफ सुनते हो? देखिए, प्रशंसा वो शराबत जो आदमी कान से पीता है, तो अच्छा तो लगता ही है ऑब्वियसली। और ये हमारी भूख भी तो है। कोई भी किसी की प्रशंसा करे उसे अच्छा ही लगता है। अच्छा लगता है, बिल्कुल। हाँ, और फिर आपके काम का एप्रिसिएशन मिले तो देखो किसको अच्छा लगेगा। मजदूर को उसकी मजदूरी मिल जाती है, और मजदूरी मिलने के बाद एक आदमी एक घर बनाता है, उसको उसकी मजदूरी मिल गई, उसको खुशी हुई।
लेकिन उस घर के आगे से गुजरते हुए अगर घर का मालिक ये कहे क्या घर बनाया यार, मजा आ गया, तो हर बार उसको उसकी मजदूरी मिलती है। मेरे को बार बार अपनी मजदूरी मिलती है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। अभी जिस तरीके के गाने चल रहे हैं समाज में, गन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, आपने बहुत रोक भी लगाई है उस पे काफ़ी हद तक, और कोशिश आपकी आगे भी यही है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार ने हाई कोर्ट के का जो वर्डिक्ट था 2019 का, उसका पालन करते हुए हरियाणा सरकार ने जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका एक पार्ट है SIT, उन्होंने जो है उन गानों पे रोक लगाई है और काफ़ी हद तक बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। आपका विरोध भी कर रहे हैं कुछ लोग? कोई बात नहीं, वो चलता रहता है। अच्छे काम का विरोध भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। विरोध होने का मतलब ये नहीं है कि हम सही राह ना चुने। गांधी जी का भी हुआ था, तो क्या उन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया था? तो इसलिए कई बार होता है, जिसका धंधा खराब होगा विरोध तो करेगा। डर नहीं लगता आपको इसमें? इसमें डरना क्या है? तो समाज में हमारे बहुत से, मैं तो भगत सिंह का फैन हूँ और मैं जो भगत सिंह ब्रिगेड है उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो यादविंदर सिंह जो उनके पोते हैं, उन्होंने मुझे हमेशा भगत सिंह जी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में मैं जाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करता हूँ वहाँ। तो हमने तो उससे सीखा है। भगत सिंह ने कहा था कि अन्याय को और गलत को प्रचलित प्रथा मान के स्वीकार कर लिया जाए तो फिर भगत सिंह को मत मानना। तो हम तो भैया जहाँ भी गलत होगा, चाहे वो गंद कल्चर है, चाहे वो गन कल्चर है, चाहे वो समाज में कोई गलत काम कर रहा है, चाहे कोई दहेज प्रथा है, चाहे अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, हम तो उनका विरोध करेंगे साहब। मैंने संगीत में और नृत्य में जो हरियाणा में गंदगी फैली थी, मैंने उसका विरोध किया। मेरा गाना आया था दुमचक दुमचक, आप यूट्यूब पे देखिए, मैं हर मंच पे गाता था। बाण भाभी हो या बेटी पोती मित्रों, गांव की पटोला नहीं होती मित्रों, और कुर्सी बाता में आगे शाने दोस्तों, छोड़ो सुनने ये गंदे गाने दोस्तों, अच्छी बात न करो जे दिल ते सपोर्ट, हम भी बांध लेंगे घरा टंगे जो लंगोट, थारा थोड़ा सा भी हौसला जे पाऊंगा, दिल ते भगत सिंह मैं सुनाऊंगा, कित जाना थारा हम कित जा लिए, पहले ही दुखी तेरा हम और खा लिए, कितना आ गया छाती हला हला माचना, साथड़ा पे हाथ मार मार नाचना, वीर का तो गहना हो शर्म भाइयों, राखियो न मन में भरम भाइयों, वीर ने तो रखा सदा मर्द का लिहाज, फिर ते बना दो वो पुराना सा समाज। क्या था पुराना समाज? किता लक्ष्मी बामण सांग देखा के सारी रात जगाया करता, किता धनपत सिंह भी ऊंचीले में लीलो चमन सुनाया करता, किता मांगे राम भी तू राजा की राजदुलारी गाया करता, किता जाट मेहर सिंह साथ रहनी गा के खूब रुआया करता, पर केस फोगाट सुनावे कोई बताता ना, सारे धुमचक हो रही समझ में कुछ भी आता ना। तो मैंने तो ये गाना आज से 10 साल पहले यूट्यूब पे छोड़ा था गा के, और मेरे 20 स्टेज शोज के वीडियोस आज भी पड़े हैं। उस टाइम तो गन कल्चर नहीं था, उस टाइम गंद कल्चर का स्टार्टिंग था, तो मैंने वहां भी विरोध किया। हमारी देखिए संस्कृति जो है वो मेरे जीवन का हिस्सा है। संस्कृति मेरी जिस तरह अस्थि मांस मज्जा खून है, उस तरह से संस्कृति भी मेरी अपनी माँ है। मेरी माँ के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो मैं तो विरोध करूंगा साहब, फिर मेरा कोई भी विरोध करे उसके लिए उसका स्वागत है। इसी के साथ आप मुझे ये बताइए कि ये सिंगिंग से लेके राजनीति का सफर कैसे हो गया आपका? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि स्टार्टिंग से लेके आज तक मेरे पिताजी ने, अपन 12th पे रुक गए थे, मेरे पिताजी ने 12th में कहा कि तूने तो मेडिकल साइड में भी एसटीसी करा ली, केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आ गया, हालांकि वो बाद में मैंने पढ़ के तोड़ लिया, लेकिन अब तू क्या करेगा? कंपाउंडर तू नहीं बन पाएगा, डी फार्मेसी तूने नहीं की, +2 में तेरा कंपार्टमेंट आ गया, तो तू एक काम कर, तू वकील बनियो। अच्छा। तो मेरे को ग्रेजुएशन में BA में हिस्ट्री पॉलिटिकल मैंने ले लिया, और मैं सपने में काला कोट पहन के अदालत में खड़ा होता। अच्छा। 3 साल तक मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने पढ़ा मैं, और मैंने BA कर लिया। उसी दौरान मैं बेस्ट एक्टर भी आ गया, मेरे को थिएटर का कीड़ा लग गया। तो BA के बाद मैं भाग गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, NSD। भाड़ा मेरे को मिला नहीं था, मेरी मदर ने थोड़े से पैसे दिए थे, लेकिन NSD में दाखला लेने के लिए आपको चाहिए उस टाइम पे 5,000 रुपये। तो साहब सिलेक्शन तो हुआ, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। हाँ, और फिर मैंने MA में दाखला लिया, MA की मैंने फिजिकल एजुकेशन से। तो ये एक्सीडेंटल है ना कि पहले मैं कंपाउंडर बनता हूँ या डी फार्मेसी करके दुकान खोलता हूँ, फिर मैं डॉक्टर बनता हूँ, फिर मैं वकील बनता हूँ,
फिर उसके बाद मैं एक्टर बनता हूँ, फिर उसके बाद वापस आके मैं मास्टर डिग्री कर रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन में, जो एक लेक्चरशिप का टीचर का एक, और उसके बाद मैं टीचर रहा भी 2 साल, जाट स्कूल में पढ़ाया मैंने। अच्छा। तो जाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेज में पढ़ाया मैंने। तो टीचर बनता हूँ, टीचर बनने के बाद मैं NIS करने पटियाला चला जाता हूँ, तो मैं कोच भी बनता हूँ। अच्छा। 1 साल कैंपस स्कूल में कोच भी रहा मैं यूनिवर्सिटी में, MD यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में आप अच्छे थे। था ही मैं। हाँ। तो मैं वो भी बनता हूँ, और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब। मैं एडिशनल PRO सेलेक्ट हुआ हरियाणा गवर्नमेंट के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में, अच्छा। और मैंने 20 साल वो भी की, और मैंने छोड़ दिया 3.5-4 साल पहले। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप सिंगिंग में चले गए? सिंगिंग तो बचपन से कर रहा हूँ, मुझे लगता है पिछले जन्म से कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब कोई वैसे इजीली छोड़ता नहीं है, आपने कैसे इतना बड़ा फैसला लिया? घर वालों ने कुछ बोला नहीं, खासकर किसी को फादर ने? कुछ नहीं बताया। अच्छा, बताया फादर ही साहब मेरे 15-16 साल पहले चले गए परमात्मा के पास, नहीं। ओह, तो ना तो मैंने अपनी मदर को बताया, ना किसी रिश्तेदार को बताया। अगर बताता तो कोई नहीं छोड़ने देता। बिल्कुल। सिर्फ माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, मैंने उनसे आज्ञा ली और गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। छोड़ देंगे। छोड़ दी। ठीक है। और CM सैनी के बारे में अगर मैं पूछूं, वो कैसे व्यक्ति है? अभी आप उनके साथ? ही सच ए नाइस CM, बहुत अच्छे हैं और लोगों से बहुत मृदु व्यवहार रखते हैं, रात रात भर जाग के लोगों की समस्याएं सुनते हैं। बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, हरियाणवी कल्चर को आप आगे तक इसे लेके जाना चाहते हैं। आप क्या बॉलीवुड में भी ट्राई करेंगे आने वाले समय में? क्या सोचा है आपने? माता का ईमेल मेरा सॉन्ग बॉलीवुड में काफी चर्चित रहा था, जिसपे अमिताभ बच्चन तक ने भी अपने, वो मेरा ही गाया हुआ गाना है। कल अच्छा। रात माता का मुझे ईमेल आया है। एक बार तो सुनाइए थोड़ा सा। अरे माता ने मुझको फेसबुक पे बुलाया है, कल रात माता का मुझे ईमेल आया है। ये मेरा ही सॉन्ग था। ये काफी अरशद वायरल हुआ वारसी, था। हाँ काफी वायरल हुआ, और अरशद वारसी, गुड्डू रंगीला फिल्म थी, अरशद वारसी ने इस पे एक्ट किया था, और अरशद जी के साथ हमने बहुत इसका प्रमोशन भी किया मुंबई में। अच्छा। और इंडिया के पहले रियलिटी शो में जब मैं जीता था, तो बॉलीवुड से तो मेरा नाता बहुत पहले से रहा। पहले से। हाँ, कई फिल्मों में गाया मैंने। मुक्काबाज का भी टाइटल एक ट्रैक था, जिसको पहले मैंने ही गाया था, बाद में चेंज किया गया उसे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी आवाज़ बहुत मधुर है और आप जी। अभी बहुत आगे तक जाएं। धन्यवाद। 32 साल बहुत कम है उम्र के, अभी आपको बहुत आगे जाना है। उम्र तो 50 के आसपास है, 32 तो गाते हुए हो गए। गाते हुए ही कह रही हूँ। जी जी। तो आने वाले समय में आपने क्या सोचा? मुझे थोड़ा ये बताइए कि आपके गुरु कौन थे? मैं ये जानना चाहती हूँ। गुरु मेरे कहाँ से गुरदास मान शिक्षा साहब हैं, और क्योंकि मैं जब 6ठी क्लास में पढ़ता था, हम्म, तो स्कूल से छुट्टी होने के बाद 2 किलोमीटर पे घर था, तो पैदल ही आता था मैं। तो रास्ते में मैंने एक बार एक पोस्टर लगा देखा था, छोरा जाट का, एक फिल्म का पोस्टर लगा था। उस पे घोड़े पे एक क्या छैला बाका नौजवान बैठा हुआ था, और वो गुरदास मान साहब थे। अच्छा। हाँ, उसी साल नए साल पे मिलन सिंह और गुरदास मान साहब का एक कार्यक्रम आया। आ, नए साल पे DD नेशनल पे कार्यक्रम आता था रात को, 9 से 12 बजे तक वो चलता था। तो रात को बैठते थे, उन दिनों शटर वाले टीवी होते थे। तब मैंने पहली बार मान साहब को देखा, पागल हो गया था मैं। दिल दा मामला है, गड़बड़। मामला गड़बड़ है, क्या बात है, जदो जो बन दी रुतावे। तो मतलब उन्होंने क्या गाने गाए थे। मैं सोच रहा था कि एक, जैसे आप किसी देवता स्वरूप किसी व्यक्ति को देख लेते हो, ऐसा लगा जैसे आकाश से कोई देव उतरा है। क्या कमाल। और मिलन सिंह जो लड़की थी लेकिन लड़के की आवाज में भी गाती थी, उनको भी देख के मैं अभिभूत हो गया था, और मुझे लगा क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। हाँ। आई वॉज इन 6th क्लास एट द टाइम, और उसके बाद मैंने उन्हीं की तरह गाया, तो वो लड़की सपना की मेरा आवाज पूरा में, हुआ। लड़की की आवाज में। मिलन सिंह अगर आप देखें, बहुत फेमस आर्टिस्ट रही, जो लड़की थी लेकिन मोहम्मद रफी की आवाज में गाती थी। आपने कोशिश की ऐसे डबिंग करने की? मैंने तो कभी कोशिश नहीं की साहब। नहीं। नहीं, मेरे बस का भी नहीं है। मान साहब का कोई गाना आप सुना सकते हैं अभी? अरे! चंद लाइनें मान साहब के मैं सारे गाने सुना सकता हूँ। कोई आपका पसंदीदा, या ये दिल दा मामला है गड़बड़? कुछ सज्जन ते यारी नू एहसान समझ के लौंदे ने, की नहीं किता तेरे ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। इश्क ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਚੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਪਾਸ, ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਤਾਰਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਦਾਸ, तेरा चन ते मिल जाऊगा साडे दी नहीं आस, टिमटिमाਉਂਦੇ तारिया दुखा दे मारिया। मान साहब का बहुत अच्छा सॉन्ग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और
मान साहब के गाने कोई अपने हरियाणवी, क्योंकि देखिए हरियाणा आपकी जन्मभूमि है शुरुआत से ही, तो फिर आपने कोई हरियाणवी जैसे में टप्पे कन्वर्ट हैं, किया हो? मान साहब पंजाबी टप्पे मैंने एक बार गाते सुना तो मुझे लगा कि इनको हरियाणवी में गाऊंगा हूँ, तो अभी मैं उनको रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल आपको सुना देता हूँ। जैसे पंजाबी में है कि तंदूरी ताई हुई है बालन हड्डियां दा रोटी के दिलाई हुई है रोटी के दिलाई हुई है। अब मैं इसको हरियाणवी में लिखा मैंने कि एक गल का हार दिए हो एक गल का हार दिए मैं छत पे आ जाऊंगी मैं छत पे आ जाऊंगी तू बस घंटी मार दिए ओ तू बस घंटी मार दिए। तो इस तरह पंजाब और हरियाणा ने हाँ एक ही माँ के दो बेटे हैं, बस करवट बदल के लेटे हैं। माहौल बना दिया आपने। पलवल से पेशावर तक पहले हरियाणा ही था। मैं बात करूंगी रियल लाइफ और रियल लाइफ की। जी। सोशल मीडिया की आपने बात करी। जी। सोशल मीडिया पे दुनिया हर किसी के हाथ में फोन है। जी जी आप हरियाणा सरकार में भी हैं। जी जी हरियाणा सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं कि गन कल्चर को आप गानों में बैन करने की बात कर रहे हो, लेकिन जो लोग असल में गन उठाकर घूम रहे हैं, कितनी जगह आपने सुना होगा, अभी भी कितनी खबरें आए दिन आती है, जी। इसका मर्डर हो गया, चौराहे पे हो गया, ठेकों पे गोलियां चल रही है, दुकानों पे चल रही है, किसी को भी मार दिया जाता है। उस पे आप लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? पिछले एक महीने के अंदर हमारी सरकार ने जितने एनकाउंटर्स किए हैं वो आपके ही खुद चैनल पे आपने दिखाया है। बिल्कुल। और हमारी हरियाणा पुलिस बहुत सजग है। इवन दिल्ली तक जाके भी हमारी जो हरियाणा पुलिस है वो अपराधियों को पकड़ पकड़ के ला रही है। और आपने अभी देखा होगा इन पिछले 15 दिनों में कितना अंकुश लगा है। ऐसा नहीं है। और दूसरा ये है कि देखिए अपराध जो है बताकर नहीं होता, तो अपराध तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद सजगता इस बात में है कि तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई हो, अपराधी को पकड़ के उसको सही सजा दी जाए। वो सारा हो रहा है और अब अपराध में बहुत बहुत ग्राफ नीचे आया, बहुत कमी आई है। जी। आरोप प्रत्यारोप तो आप पे भी लग रहे हैं। विपक्ष भी लगाता रहता है। ये सब एक धारा प्रवाह अनवरत जो है राजनीति का हिस्सा है, चलता रहता है। आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, बट उसके बीच में अच्छे काम, अच्छे संदेश प्रवाहित होते रहने चाहिए, पॉजिटिविटी बनी रहनी चाहिए। हमेशा छोटी लाइन के आगे बड़ी लाइन तभी खींची जाएगी जब हम समाज को अच्छा संदेश देंगे। तो जो लोग आपको सीधा टारगेट करते हैं, मैं सॉफ्ट टारगेट भी नहीं कहूँगी क्योंकि आपका नाम लिया, मैं खुद उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसा सवाल आपसे करूँ। आपको भी पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ऐसे लोगों को आपको जवाब देना चाहिए या जवाब नहीं देना समझते हैं? भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। सद्बुद्धि। ये दुनिया मोहब्बत के बदले कभी मोहब्बत नहीं देती। इनाम तो बड़ी चीज़ है, कीमत नहीं देती। और देने को तो मैं भी दे सकता हूँ किसी को गाली, पर क्या करूँ, मेरी तहजीब इजाज़त नहीं देती। तो ये सब के अपने अपने संस्कार हैं। कोई किसी पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई चुपचाप इल्ज़ाम सहन कर लेता है। बट ये दुनिया अच्छे कामों से चलेगी, अच्छे डिसीजन से चलेगी। अच्छे संगीत, अच्छी खबर, अच्छी न्यूज़, अच्छे खेल, सब कुछ जब तक आप अच्छा नहीं करोगे आप सफल नहीं होने वाले। अगर खेल में भी अगर आप डोपिंग करते हो, दूसरे साधन इस्तेमाल करते हो, अपनी एज छुपाते हो, कभी ना कभी आपकी गेम के परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। अगर आप न्यूज़ में भी मसाला लगाते हो और झूठ मिक्स करते हो, कभी ना कभी आपके न्यूज़ कैरियर पे फर्क पड़ेगा। ये तो सबके साथ है साहब। सच्चाई परेशान हो सकती है, पस्त नहीं हो सकती, इसलिए उसका साथ देना चाहिए सब। तो जो आप कर रहे हैं क्रांति अचानक आएगी आपको लग रहा है? मेरे अलावा बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। नानक भी उन्हीं का काम कर रहे थे। सो सबका अपना काम है। बुद्ध का अपना काम है, वरना वो भी राजपाट बहुत अच्छे से भोग सकते थे। पत्नी थी वसुंधरा और एक बहुत प्यारा सा बेटा था, बट उन्होंने क्यों जंगलों की खाक छानी? क्योंकि उनके मन में ये था कि अगर मृत्यु है तो जीवन क्यों, और जीवन का उद्देश्य क्यों? तो हो सकता है कि हमें भी किसी ना किसी निमित्त जो है वो पैदा किया हो परमात्मा ने, वो काम उनका कर रहे हैं। वरना मैं डी फार्मेसी में दुकान खोल के ना बैठ जाता। आज यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मैं एक गरीब घर का बच्चा था। मेरे दादा हाड़ी थे, हल बाते थे, और 4 एकड़ ज़मीन थी उनके पास।
उसी में ही उन्होंने अनाज उगाया और मेरे पिताजी को पढ़ाया। मेरे पिताजी 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर पैदल जाते थे और पैदल ही आते थे स्कूल में। वो पढ़ के उन्होंने पॉलिटेक्निक करके वो जेई बने, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। सो मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी राजनीतिक खानदान से नहीं हूँ। जैसे माननीय मनोहर लाल जी थे, उनके पिता किसान थे और उन्होंने संघ में सेवा की और समाज की सेवा करते करते मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे। मनोहर लाल जी से आप कैसे मिले थे, मुलाकात कैसे हुई थी उनसे? मैं संघ से जुड़ा हुआ हूँ बहुत पहले से ही, और 1994-95 में संघ के गीतों की कैसेट हम रिकॉर्ड करते थे। वो हरियाणवी में गाते थे हम संघ के जो राष्ट्रीय गीत हैं उन्हें। और अभी भी आप यूट्यूब पे देखेंगे, हम बदल देंगे सारा ज़माना, या संघ का जो पथ संचलन गीत है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, तो वो सारे गीत मेरे अभी यूट्यूब पे हैं। तो उनको नए फॉर्म में गाना, रागनी के फॉर्म में हरियाणवी में गाना, वो हम शुरू से ही करते थे। माननीय वीरेंद्र मोहन जी थे हमारे जिला के, हमारे जिला प्रचारक थे हमारे सोनीपत के, तो उन्हीं के सानिध्य में हमने ये जुड़ाव शुरू किया और संघ की यात्रा माननीय मनोहर लाल जी तक पहुंची हमारी। तो राजनीति से आप एक फायदा और एक नुकसान बताइए जो आपको हुआ है, दोनों बताने होंगे आपको। राजनीति से फायदा ये हुआ कि बड़े मंचों पे गाने का अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग था, वो खुद मैंने लिखा और मैंने ही कंपोज किया और मैंने ही गाया। क्या था? पहला जो सॉन्ग था वो या ईमानदार सरकार से वो गाया था, और अब की बार भरोसा दिल से बीजेपी फिर से, वो भी मैंने ही गाया। तो टीवी चैनल्स पे चला और कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा। इसके अलावा राजनीति का ये भी बड़ा लाभ मिला कि चंडीगढ़ बैठ के जो है वो पूरे हरियाणा को देखने का अवसर मिला। बड़े स्तर पे कलाकारों के लिए कुछ करने का, सरकार में पेंशन योजना हम लेके आए, जिससे 60 साल से ऊपर जो हमारे कलाकार हैं उनको पेंशन मिलेगी। तो उस योजना पे काम हमारी सरकार ने ही किया। ये भी राजनीति का बहुत बड़ा लाभ हुआ कि हम कलाकारों के लिए कुछ कर पाए। 5000 से ज़्यादा सांग उत्सव हमने कराए, जिसमें हरियाणा के लोक कलाकारों को बहुत ज़्यादा काम मिला। जो सांगी हैं, जो लुप्तप्राय एक टाइम पे कांग्रेस शासन में बिल्कुल लुप्त हो गया था सांग, हमने उसको जीवंत किया। हमने इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल कराए 2, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, और 37 से ज़्यादा कंट्रीज़ के, देशों के 1500 से ज़्यादा कलाकार, अमेरिका से, रूस से, जापान से, साउथ कोरिया से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, स्कॉटलैंड से कलाकार आए और यहाँ पे परफॉर्म किया उन्होंने। जर्मनी से, फ्रांस से, हरियाणा में परफॉर्म किया, हरियाणा के कलाकारों के साथ परफॉर्म किया। इंटरनेशनल गीता जयंती कराई, जिसमें ना केवल हमारा जो सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इतना पुराना गीता, जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाती है, उस ग्रंथ का प्रचार हमने किया, बल्कि उसको इंटरनेशनल बुलाया माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में। तो मतलब कितने फायदे हैं राजनीति में। और नुकसान ये हुआ कि साहब कंट्रोवर्सी में फंसते चले गए लोग, बिना किसी गलती के भी इल्ज़ाम लगाते रहे, जेलसी लोगों की बढ़ती गई। किसी को मुझ में कुछ दिख रहा है, किसी के मुझ में कुछ दिख रहा है, उन्हें लगता है कि ये कलाकार होके महत्वपूर्ण पद पे क्यों चला गया, कलाकार रहना चाहिए था। तो ऑडियंस तो देखो मेरी हर पार्ट, जो मुझे सुनने वाले थे वो तो हर पार्टी के कार्यकर्ता होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में राजनीति में आने के बाद तो बाकी जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो मुझे उनको तो मैं दुश्मन लगने लग गया। हम एक मेडिसिन लेते हैं, उसका फायदा भी हमें होता है, लेकिन उसका नुकसान, साइड इफेक्ट भी होता है। जी, वो जी। आपके साथ हो। ऐसे लोगों को आप जाते जाते क्या जवाब देना चाहेंगे? वैसे तो आप मना कर रहे हैं कि मैं इस मुद्दे पे कुछ कहूंगा नहीं, जी, जी। लेकिन एक लाइन में अगर आपको कोई जवाब देना हो। अभी कुछ टाइम पहले रणदीप सुरजेवाला ने लैंड ऑर्डर पे सवाल उठाया है, वो भी तो कंट्रोवर्सी है। अच्छा, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति में आरोप लगते रहेंगे, वो आज से नहीं है, हजारों सालों से ऐसे ही है, राजाओं पे लगते रहे। क्या राम पे नहीं लगा आरोप? वो तो हमारे भगवान थे, लेकिन राजा थे, राजनीति कर रहे थे, तो राजधर्म में आरोप लगना तो तय है। क्या चंद्रगुप्त पे नहीं लगे? क्या चाणक्य पे नहीं लगे? तो आरोप तो राजा के साथ और राजा के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहता है। हाँ, हम गलती ना करें, अगर आरोप झूठा है तो वो समाप्त भी हो जाता है, वो निराधार साबित हो जाता है। मुझ पे भी साबित हुए, एक भी आरोप का आधार नहीं था, इसीलिए सब आरोप झूठे निकले। तो जो आप पे आरोप लगा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि वो राजनीति का हिस्सा है, इसीलिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे उनके सामने। नहीं, करना क्या है? ऐसा हमने कोई गलत काम किया ही नहीं कभी जिंदगी में। गलत काम होगा तो कानून, पावर में है, ये उनका कहना नहीं है ऐसा कि हम नहीं है। कमजोर पावर हैं, से ऊपर भी न्याय है, न्यायालय है, कानून है, कोर्ट है, ऐसा नहीं है। और पावर का मतलब ये नहीं होता
वो कि हम किसी का नुकसान करें। पावर का मतलब ये होता है कि हम सेवा कैसे कर सकते हैं लोगों की। हम सेवा के लिए हैं, नुकसान करने के लिए नहीं। चलिए, अच्छा जाते जाते मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी, जी कोई ऐसा गाना जो आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हो और आपके मन के बहुत करीब हो, जी क्योंकि आप एक सिंगर है, एक कलाकार है, राजनीति से हटके, तो हम चाहते हैं कि आपकी जो कलाकारी है ये हमारे दर्शक देखें और आपकी मधुर आवाज़ सुने। वैसे तो बहुत सारे गाने हैं जो मेरे मन के नज़दीक के हैं। मैं कई इंटरव्यूज़ में पानी आँखें का सुनाता हूँ, जो मेरा पहला हिट सॉन्ग था। बट आज एक मेरे मन के लगता हुआ एक गाना है, बाबू वाला चित्र मैं उसको बोलता हूँ। वो मैंने लंदन में वो मैंने यूके के सारे देशों में शूट किया, यानी कि स्कॉटलैंड में भी शूट किया, बर्मिंघम में भी शूट किया, सेंट्रल लंदन में भी शूट किया, हर जगह वेल्स में भी शूट किया। वो मैं आपको सुनाता हूँ कि सारे कुणबे ने वो कल्ला बैठा के लिया करता, माँ पाछे बेबे गोदी में मैं आगे पाया करता, भाई भी फंस जाता हमारी गजब सवारी थी, मेरा भाई भी फंस जाता हमारी गजब सवारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी, वाटू सीटर भी लाग्या करता खूब बड्डी रे, और नंबर प्लेट भी कया करे थी फोगाट दी गड्डी रे, उके टीटी आले हॉर्न की तय बातें न्यारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी, हो मेरे बाबू वाले चेतक आगे फैल फरारी थी। बहुत उम्दा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लिविंग इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद।